हाँ, तो वॉइस स्टार्ट किया था हमने कल और 2 मिनट में थोड़ा सा इसका रिवीजन बता देता हूँ। ठीक है, आप लिखना चाहें किसी कॉपी में से तो भी ठीक है, पर मैं एक बार थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। मैंने आपको बताया कि अपने वॉइस जो हैं वो दो हो गए। एक सेंटेंस तो हमारे पास अवेलेबल होगा क्या, एक्टिव, और दूसरा क्या है, पैसिव। तो हमें एक्टिव से ज़्यादातर पैसिव बनवाया जाता है, कभी कभी पैसिव से एक्टिव भी पूछ लेते हैं, मतलब दोनों ही तरीके के या दोनों ही पैटर्न्स जो हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते, फिर वर्ब होती है, और फिर अपने ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी टाइम, प्लेस, मैनर, यानी वो शब्द जो बताते हैं कि कोई काम कब, कहाँ और कैसे हुआ। तो एक्टिव पैसिव जो होता है, एक्टिव पैसिव में ऑब्जेक्ट तक का ही अपना काम रहता है। सब्जेक्ट में अपने रहते हैं या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट में भी या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, और वर्ब है ही। तो मैं कल लिखवा चुका हूं कि हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव जब बदलते हैं तो मैक्सिमम 2 चेंज हम करते हैं, मतलब परिवर्तन बोल दो या चेंज बोल दीजिए, कितने होंगे, 2। तो 2 चेंजेस में क्या होता है, एक तो चेंज होते हैं प्रोनाउन, क्या चेंज होते हैं, प्रोनाउन, और दूसरी चेंज होती है वर्ब। तो प्रोनाउन और वर्ब के अलावा और कुछ भी बदलता नहीं है, जैसा मैंने कल आपको बताया। तो 2 ही चेंज याद करने के होते हैं कि जब भी आप किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो एक तो आपको प्रोनाउन का ध्यान रखना है और दूसरा वर्ब का। मैं एक बार ये वापस बता रहा हूँ, 5 मिनट, तब तक भाई आप लोग धीरे धीरे बैठेंगे ना। ये पहली क्लास होगी ना ये वाली, हाँ, इस वजह से मैनेज होते होते टाइम लग जाता होगा, क्योंकि आप लोग बहुत सारे काम करते हो तो पढ़ना वढ़ना तो क्या एक्स्ट्रा है, तो टाइम नहीं मिलता, कई बार कोचिंग आने का लेट हो जाते हैं तो अपने बाकी के व्यापार के चक्कर में। पर हमारे पास तो एक ही काम है, पढ़ना और पढ़ाना, तो हमारा काम अपने समय पर ही होगा। तो ये एक्टिव से पैसिव जब भी बदलेंगे एक तो प्रोनाउन चेंज होते हैं, देखो क्या चेंज होते हैं, प्रोनाउन। कल भी मैंने बताया था, आज एक बार थोड़ा जल्दी से बता देता हूं। प्रोनाउन में जैसे आई का क्या कर दिया, मी, और मी का आई कर लेते हैं। फिर ही लिखा हो तो ही का क्या कर दिया, हिम, अगर हिम होता है तो ही बना देते हैं। फिर आपको बताया सी, सी का बना देंगे हर, हर का सी। फिर इसके अलावा दे का क्या बना देते, देम, और वी का क्या बनाते, अस। बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं होती, जैसे यू का यू, इट का इट, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो ये चेंज किसका होता है, प्रोनाउन का। इनके अलावा अगर कोई आया तो उसमें अपने को ध्यान देना नहीं है। मान लो कि इसमें हमने ये प्रोनाउन नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है, तो यू इसमें नहीं है तो अपने को ध्यान देना नहीं है, यू का यू ही रखना है। या और भी जैसे मान लो बच्चों इसमें के इस लिस्ट में कहीं पर भी आपको योर नहीं दिखाई दिया तो योर पे अपने को ध्यान देना नहीं है, ठीक है ना। तो चेंज 2 होते हैं, जिसमें से एक तो हो गया किसका, प्रोनाउन का, ये इतने ही है, ठीक है। और दूसरा चेंज होता है क्या चीज, वर्ब, वो मैं आपको बता देता हूं। ये सिर्फ इस वजह से कि ठीक है भाई कुछ ईमानदार बच्चे भी जो है कल नहीं आ पाए किसी कारण से, और बाकी जो नहीं आना चाहते हैं उनमें मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं। मेरा संबंध सिर्फ उनसे ही है जिनका मेन उद्देश्य पढ़ना है, जिनके टारगेट दूसरे हैं वो मैं पूरे नहीं कर पाऊंगा।
तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना ना। मैंने कहा कि प्रोनाउन चेंज तो हो गए, आई का मी, ही का हिम, सी का हर, दे का देम और वी का अस। कभी कभी जैसे मान लो मी दे रखा हो तो मी को जब आप बदलेंगे तो उसका आई कर देना चाहे तो ये तो एक चीज हो गई। और दूसरी चीज क्या बदलती है बच्चों? वर्ब, क्रिया। टेंस कभी नहीं बदलते हैं, दो ही चीजें बदलती हैं। दो के अलावा जो भी है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। वर्ब वाला चेंज आपको याद हो थोड़ा बहुत, एक्टिव और पैसिव, तो मैं एक बार फिर से रिवीजन भी मान लो, या सिर्फ इसलिए कि भाई ठीक है बताने में कौन सी बुराई है, 5 मिनट बता देता हूं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि अगर एक्टिव के वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब के अंत में क्या हो, एस, या फिर आपको नजर आ जाए डू या डज, तो उसका पैसिव हम बनाएंगे इज, आर या एम से। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब में एस है या डू या डज हुआ तो उसका पैसिव किससे बनेगा? इज, आर या एम से। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरा, अगर कहीं पर इज, आर, एम दिया हुआ है तो हमें उस पर कोई दिक्कत नहीं। अगर इज, आर, एम है यानी पहले से ही कोई हेल्पिंग वर्ब इनमें से है तो इज, आर, एम में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आवश्यकता के हिसाब से इज, आर, एम का तो क्या रह गया? इज, आर, एम। हाँ सॉरी, इसमें हाँ यहां वर्ब लिखना था मुझे। बस जब भी किसी एक्टिव में वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ हो, कोई भी सेंटेंस हो जैसा भी हो, जब भी एक्टिव में आईएनजी है तो पैसिव में उसको अपन बीइंग बना देते हैं। यानी इज, आर, एम आएगा तब तो उसमें तो कुछ नहीं करना है, पर वर्ब में जो आईएनजी उसकी वजह से क्या जोड़ेंगे? बीइंग। फिर जैसे अगर आपको हैज या हैव दे रखा हो तो हैज हैव का तो हैज हैव ही रहेगा, भाई टेंस वगैरह थोड़ी बदलने हैं इसमें, बस इसमें जोड़ना क्या है? हैज और हैव में बीन ऐड कर देंगे, ठीक है। बाकी तो सिंगुलर प्लूरल पे डिपेंड करता है कि है जाएगा या हैव, पर रहेगा परिवार एक ही। अगर इज आया है तो इन तीनों में से ही कोई आएगा, अगर हैज है तो इन दोनों में से ही कोई रहेगा। फिर ये बताया मैंने कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है या लिखा हुआ है डिड तो उसका पैसिव हम वाज या वर से बनाएंगे। और इसके साथ में मैंने कहा कि अगर वाज या वर लिखा हुआ है और यहां भी वर्ब में क्या लिखी हो? आईएनजी, तो वाजवर में तो कोई दिक्कत नहीं, वाजवर का तो वाजवर ही रहेगा। बस जो आईएनजी है उसका क्या बनाओगे? आईएनजी का बीइंग बनेगा। भाई यहां पर भी हमने क्या इजआरएम को बदला? क्या नहीं, हमने आईएनजी का क्या बनाया है? बीइंग। हमने हैज हैव को बदला? क्या नहीं, सिर्फ क्या जोड़ा है? बीन। वाजवर को बदला? क्या नहीं, सिर्फ आईएनजी का क्या बनाया? हाँ, एक अपने जो पहला और जो फोर्थ है ये थोड़ा अलग जरूर हो सकता है कि भाई। इसके अलावा एक और चीज इसमें यह है कि हेड को भी नहीं छेड़ते, हेड का भी क्या हो जाता है? हेड बीन। और एक लास्ट और था, टू वाला तो चलो बता ही देंगे कि अगर कोई मॉडल है तो मॉडल्स में अपने को क्या जोड़ना है? बी। कैन का कैन रह जाएगा, बी जोड़ना है। वुड का वुड रह जाएगा, बी जोड़ना है। तो ये परिवर्तन थे वर्ब के, वो टू वाला तो मैं वैसे ही बता दूंगा। तो यही थे जो कल मैंने बताया आप लोगों को, जो कि भाई अपने को जरूरी थे रिपीट करना। इसको भी कैसे याद कर लो, सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ जरूर थोड़ा अलग हो सकता है, बाकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को ही रख रहे हैं, जैसा है वैसा ही रखे। तीन चीजें अलग है, अगर सेंटेंस में पहले से वर्ब में आईएनजी लिखा हुआ हो तो पैसिव बनाएंगे तो बीइंग जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे बच्चों? बीइंग। यानी अगर कोई आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें आईएनजी है तो वही ऑप्शन ढूंढे जिनमें बीइंग हो,
क्योंकि अपना काम वहां लिखना नहीं, ऑप्शन में ढूंढना है कि गलती कहां है। आपके 4-5 पेपर अभी आप 5 मिनट में मैं बोर्ड पे बता दूंगा, सब में यही चीज है। सेकंड फॉर्म दी थी तो सेकंड फॉर्म में सिर्फ वही उत्तर होगा जिसमें क्या होगा, 3 में क्या दे रखा, इज हैज, सीधा खत्म कहानी। तो ये लिस्ट भी अगर थोड़ी बहुत ध्यान है तो अपना काम बन जाता है। और तो ये है ना। और मॉडल का है कि मॉडल में कुछ नहीं करना, जो है वही रख दो, बिस क्या जोड़ दें, बी। और हैज, हैव, हैड में बीन जोड़ते हैं। तो 3 चीजें ये अलग हो गई, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस लिखा हो या डू डज होगा तब क्या बनाएंगे, इज आर एम। दूसरी बात, सेकंड फॉर्म हो, बेटा डिड भी सेकंड फॉर्म है डू की, तो सेकंड फॉर्म हो तो वाज या वर से बनेगा। मेरे कहने का सेंस ये रहेगा बच्चों कि पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब के बनते नहीं है। देखो ये सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी ना, लेकिन इनके लिए पैसिव में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इज आर एम। मतलब पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब के बनते ही नहीं है। तो ये तो था मेरा जो कल मैंने कहा कि कल का ये मैंने अक्सर छोटे नहीं लिखे, सिर्फ शॉर्ट में समझाने के हिसाब से लिखा है। कल तसल्ली से इनको मैं एक एक मतलब बता बता के मैंने कराया भी था। कोई किसी कारण से आप नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, किसी की कॉपी में से फोटो खींच के लिखने में कोई बुराई नहीं, याद भी तो होगा ना लिखने से, तो आप लिख लेना। प्रैक्टिस तो वही है जो सारी है, कल कराए हैं 5 वाक्य, 5 और कर लेंगे, प्रैक्टिस से ही तो काम बनेगा। तो वो तो मैं आज भी करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है कि यहाँ आने के बाद फिर अपना काम जो है वो बदलना नहीं चाहिए कि यहाँ मान लो 2 घंटे हैं तो 2 घंटे में से 1.5 घंटे में हमें लगना चाहिए कि कॉपी में कुछ लिखा है, उसमें से कुछ दिमाग में भी गया है। ये 2 चीजों के सवाल के जवाब हों हमारे पास तो इसका मतलब यहाँ आना आपका ठीक है। नहीं तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत सारी मेहनत चाहिए होती है। तो ये जो कल मैंने बता दिया था, मैं आखिरी बार फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो परिवर्तन यानी चेंज कितने होते हैं बच्चों, 2। या तो बदलता है प्रोनाउन, आई का मी, और दोनों भी, मी का आई, ही का हिम का ही, सी का हर का सी, दे का देम और देम का दे, वी का अस और अस का वी। ठीक है ना। इनमें जो नहीं है फिर उन पे अपने को ध्यान देना नहीं है, वो वैसे हैं तो उनको वैसे ही रहने देना। बात आती है वर्ब की, तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब जरूरी है। देखो बच्चों इधर सब में हेल्पिंग वर्ब है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या एस है तो क्या बना लेना, इज आर एम। इज आर एम में से इज कब बनाना है, जब सिंगुलर हो, आर कब बनाना है, जब प्लूरल हो, और एम कब, जब आई हो। ठीक, इजारम है तो इजारम को कुछ नहीं छेड़ना है। मतलब अगर कोई हेल्पिंग वर्ब इनमें से उपलब्ध है तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, फिर आपको एडिशनल करना है। जैसे आईएनजी दे रखा है तो बीइंग, हैज हैव हैड में बीन, और मॉडल में बी। ये थोड़ा सा जो है ना, बाकी देखो इजारम का इजारम रखा, हैज हैव का हैज हैव रखा हुआ है, वाजवर का वाजवर, हैड का हैड, और मॉडल का मॉडल। ठीक है ना। तो इस और कोई हो सकते हैं, सबके अपने अपने तरीके हों, पर मेरा काम है कि कोशिश करो इसको थोड़ी थोड़ी याद हो जाए। ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं आगे अपन। ये कल तसल्ली से लिखवाया हुआ है तो आप चिंता नहीं करें, किसी साथी की कॉपी में से फोटो खींच के अपने को मेन ये लिस्ट ही तो लिखना है। प्रैक्टिस तो देखो कल भी की हमने, आज भी करेंगे। फिर मैंने बताया था कि पैसिव बनाते कैसे हैं, तो मैंने ये कहा था कि सबसे पहला काम होता है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को ढूंढकर और उसको शुरुआत में पटक के क्या बना दो, ये पहला काम। और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो मैंने कहा मुख्य क्रिया के चिपका हुआ शब्द। मैं एक उदाहरण यहां साइड में लिख देता हूं, आपको अभी कुछ नहीं लिखना, कल मैंने तसल्ली से लिखवा भी रखा। जैसे मैंने कहा ये कोई एक वाक्य लिख दिया, ही हैज टेकन माई बुक्स, और कुछ भी दे रखा हो रिसेंटली, मैं एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं, आपको इसको नहीं लिखना, कल तसल्ली से बढ़िया खूब प्रैक्टिस की हुई है अपनी। हाँ जी, ये कोई एक सेंटेंस है, इसमें
ही तो क्या है, सब्जेक्ट। हैज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। टेकन क्या है, मेन वर्ब। और बच्चों मुख्य क्रिया के चिपका हुआ क्या होता है, और ऑब्जेक्ट के बाद का टाइम टेबल से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब सुने, तो पहला काम है ऑब्जेक्ट को ढूंढकर शुरू में क्या बना दो, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था, माई बुक्स। इनसे संबंधित मैंने कोई चेंज बताया क्या, तो इसको शुरू में ऐसे कैसे लिख दिया, क्या लिख दिया, माई बुक्स। तो पहला काम तो क्या हो गया है अपना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। दूसरा काम, हेल्पिंग वर्ब लिखनी ही पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब लिखनी ही पड़ेगी। पहले से कोई है क्या, हाँ है, क्या है, हैज। तो हैज को हैज भी रहने दो। अगर एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव। यहां पर हमारा सब्जेक्ट ये तो सिंगुलर था इसलिए क्या लिखा, ये प्लूरल है तो क्या लिखूं बच्चों, हैज नहीं, भाई बुक्स तो बहुवचन हो गया ना, तो हैव लिखा, मैंने यह चेंज नहीं किया। तो दूसरा काम क्या है, और याद रखना पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब के संभव नहीं है, इसलिए लिखनी ही पड़ेगी। और हेल्पिंग वर्ब के साथ आवश्यकता के हिसाब से व्हेन नीडेड, जब आवश्यकता हो तो ये तीन शब्द लिखेंगे। ये तीन शब्दों की आवश्यकता कब कब होती है मैं फिर से बता देता हूं। मॉडल होगा तो क्या जुड़ेगा, बी। हैज हैव हैड होगा तो, और पहले से ही वाक्य में आईएनजी हुआ तो इसमें क्या दिया हुआ है, हैज, तो क्या जोड़ेंगे, तो यहां हमने क्या जोड़ा, बीन। फिर उसके बाद जो मुख्य क्रिया है उसकी थर्ड फॉर्म ही लिखनी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखनी है। जिनको थर्ड फॉर्म नहीं आती वो मैं बताते जाऊंगा। ये पहले से ही थर्ड फॉर्म ही है, टेकन, तो यहां इसके बाद मैंने क्या लिख दिया, थर्ड फॉर्म टेकन। हो गया तीन। उसके बाद हमको लिखना होता है कोई ना कोई प्रीपोजिशन। आम तौर पर क्या लिखते हैं, बाई। हमेशा बाई नहीं लिखते हैं, पर आम तौर पर क्या लिखा जाता है, बाई। कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं जो बाई को स्वीकारती नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट वाली मैं आपको बता दूंगा। तो बाई लिखते हैं इसमें। तो इस टेकन के बाद क्या लिखा बच्चों, बाई। हो गया ये काम। लास्ट ये है, इसके बाद में जो हमारा सब्जेक्ट था उसको अब क्या बना दो, तो सब्जेक्ट क्या था, ही, और अभी मैंने बताया ही का हिम करना, तो यहां क्या लिख दिया, टेकन बाय हिम। और ये रिसेंटली को यहीं रहने दो, इसमें अपने को कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है। तो ये एक तरीका है एक्टिव से पैसिव बनाने का। परिवर्तन दो ही होते हैं जो मैंने बताए, बाई चेंज नहीं है, बाई तो एडिशन जुड़ा है, बाई हमने बदला नहीं है। तो ये मैंने एक प्रोसीजर कल वाला रिपीट किया है। तो अब फिर अपन जो है मैं दो तीन सेंटेंस आपको दे देता हूं सभी के लिए। हो सकता है शुरुआत में जैसे भाई आप कल नहीं आए तो एक दो छोटी छोटी गलतियों पर उसके लिए परेशान नहीं हो, एक गलती होगी दो गलती होगी पर हम लोग सीख जाएंगे। तो ये तो कल लिखे हुए हैं डिटेल से, आप चिंता नहीं करें। आप किसी भी साथ मतलब हमें से 50% बच्चे कल थे, तो किसी की कॉपी में से आप फोटो लेके भी मतलब लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए परेशान नहीं होना आप लोग। तो एक सेंटेंस और ये तो लिखा हुआ है ही, खैर जैसे मान लो मैंने कोई एक एग्जाम्पल लिखा, दे आर वॉचिंग टीवी नाउ, ये कोई सेंटेंस है, ठीक है ना। तो इसको आप एक बार कोशिश करो बदलने की, गलत सही से कोई फर्क नहीं पड़ता है इधर। इधर तो ये है कि जितनी गलतियां होगी उतना सीखते जाएंगे। कल हमने कुछ सेंटेंस बनाए भी थे, पर आप में से काफी साथी नहीं थे, इस वजह से दो तीन सेंटेंस की प्रैक्टिस सिर्फ आपके लिए दोबारा से मैं कर रहा हूं।
भाई आप खुद पूरे वाक्य में से टूटा फूटा आधा भी बना दोगे तो वहां तो ऑप्शन है हमारे पास, तो इसलिए इतनी दिक्कत नहीं रहेगी। वॉच की थर्ड फॉर्म में ईडी लगाना है, बस ईडी लग के वॉच्ड हो जाएगा। बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है, पर वही है कि थोड़ा एक बार प्रैक्टिस जरूरी है इसकी। तीन टॉपिक बढ़िया कर लो ग्रामर के, दो टॉपिक वर्ड मीनिंग के, बहुत है अपना। जिनका ये है कि भाई 5 में से 3-4 का जुगाड़ हो जाए तो हो जाएगा, पर ये पूरी ईमानदारी से करेंगे तब काम बनेगा। आप इनमें ही घास काट देंगे तो फिर इनकी जिम्मेदारी कैसे लें हम। तो ये कोई सेंटेंस है, यहां दे तो सब्जेक्ट है, आर अपना हेल्पिंग वर्ब है, वाचिंग क्या है, मेन वर्ब, इसके बाद में टीवी ऑब्जेक्ट हो गया, और ये टाइम बता रहा है। ठीक है ना। तो देखो इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को शुरू में लिखना है। ऑब्जेक्ट मुख्य क्रिया के बाद वाला क्या है, टेलीविजन, तो टेलीविजन लिखो और चाहे टीवी लिखो एक ही बात। ठीक है ये। फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब यहां क्या है, आर। तो भाई ये तो ज्यादा लोग थे इसलिए क्या लिखा, आर। ये कितना है बेचारा टीवी, एक, तो आर लिखें या इज, बदलना नहीं उसका ही लिखना है, तो यहां क्या लिख दिया, इज। अगर पहले से क्रिया में क्या है, आईएनजी, तो आगे क्या जुड़ेगा, बीइंग, जैसा मैंने अभी बताया आपको। तो टीवी इज बीइंग, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसमें ईडी लगता क्या हो जाएगा, वॉच्ड, आगे बाई देम नाउ। ठीक है। तो ये इस तरीके से चेंज होता है एक्टिव से पैसिव। तो ये था रिवीजन वाला कि भाई ठीक है, हम लोग थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैं एक आध सेंटेंस और लिखता हूं सभी के लिए, फिर अपन पॉइंट्स जो अपने आगे के हैं उस पर बढ़ेंगे। तो जितना आप खुद बनाएंगे सेंटेंस, भले ही गलत हो वो कोई बात नहीं है, छोटी छोटी गलतियां होती रहेगी, वो तो धीरे धीरे सुधार होगा उसमें। तो एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, सी और टुक माई बैग लास्ट नाइट। ये है सिंपल सिंपल से ही शुरू करते हैं। यहां ये जो टुक लिखा हुआ है इसकी फर्स्ट फॉर्म तो होती है टेक, सेकंड होती है टुक, और थर्ड होती है टेकन। तो एक बार आपसे जैसा भी बन पाता हो, गलत सही कोई चिंता नहीं है, हमें ही सीखना है तो गलतियां भी हम ही करेंगे। तो आपसे जैसा भी बने एक बार आप बना लो। टुक सेकंड फॉर्म है, और आपको वर्ब की लिस्ट बता रखी है मैंने कि सेकंड फॉर्म का हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या काम में लिया जाए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अभी लिस्ट आते ही शॉर्ट में समझाई भी थी। ये देखो इधर ये वाला, ये सेकंड फॉर्म 4 नंबर पे समझा रखा है ना मैंने। तो 4 नंबर पे समझा रखा है कि सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म का किससे बनता है, वाज या वर से। तो ये अपने सब्जेक्ट हो गया सी, टुक वर्ब की सेकंड फॉर्म, और मेन वर्ब के जस्ट बाद वाला ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है।
और ये टाइम बता रहा है, तो टाइम वाले शब्दों में अपने को छेड़छाड़ नहीं करना है। तो इसको, तो यहां सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसको सबसे पहले लिखा माई बैग। यहां सेकंड फॉर्म है, और अभी शुरुआत में दोबारा आज और बताया कि सेकंड फॉर्म होता है तो वाज या वर काम में लो। टुक, क्योंकि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि ये टुक सेकंड फॉर्म है, तो बैग सिंगुलर है, एक ही तो है, तो क्या लिखा वाज। थर्ड फॉर्म टेकन बाई सी का, और लास्ट नाइट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से, तो आपको ज्यादा क्या ध्यान रखना है, मान लो एग्जाम में अगर ऑप्शन वाले आते हैं ना, तो ये देखना है कि टुक, तो ये सेकंड फॉर्म है, तो उन्हीं ऑप्शनों पर जाओ जिनमें वाज या वर हो। लगभग 2-3 ऑप्शन वैसे ही कट जाएंगे, ज्यादा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जितने भी फर्स्ट पेपर हैं वो पिछले 8-10 वर्षों में सब है मेरे पास में, तो उनमें एक्टिव पैसिव देखे मैंने। 90% सिर्फ इतना ही देखना है कि टुक है तो वाज वर ढूंढो और उत्तर मिल जाता है। तो एक छोटी सी लिस्ट से अगर एक सवाल होता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि याद भी हो जाए। तो एक और सेंटेंस देख लेते हैं। दे आर हेल्पिंग द वाउंडेड मैन। वे उस घायल व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। दे आर हेल्पिंग द वाउंडेड मैन। वाउंड यानी वैसे घाव होता है, पर वाउंडेड मैन घायल हो गया। ठीक है, तो दे सब्जेक्ट हो गया है, आर हेल्पिंग वर्ब है, और सॉरी आर हो गया, ये हेल्पिंग जो है ये मुख्य क्रिया, और इसके बाद वाला ऑब्जेक्ट दा नहीं है, वाउंडेड नहीं पूरा है, घायल आदमी, द वाउंडेड मैन। और मैन एक वचन है क्योंकि इसकी प्लूरल तो MEN होता है, ये तो सिंगुलर है, इसकी प्लूरल फॉर्म मैन का बहुवचन MEN होता है, तो ये एक वचन ही है। अभी भी बच्चे सारे नहीं आए, ऐसा कुछ कुछ अभी भी एब्सेंट है क्या? संडे तक की छुट्टी। सही है। देखो, चुनाव का गरीबों से कोई लेना देना नहीं होता है, गरीबों की सरकार कभी आती नहीं है, जो सरकार आती है वो गरीबों की रहती नहीं है, तो इसलिए गरीबों को इस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। गरीब मतलब हम सब, मैं भी और आप भी, तो मैं अलग नहीं हूं भाई, हम क्या ही कर लेंगे, हमारी सरकार तो कभी बनेगी ही नहीं, तो इसलिए अपने को इन चीजों पे रुचि लेनी ही नहीं चाहिए। मुझे तो खुद को कभी पता नहीं चला कौन से विधायक किस पार्टी के हैं, क्योंकि सबकी पार्टियां जेब हैं, जिसकी जेब खाली उसकी पार्टी खाली, पार्टी है ही नहीं, तो इसलिए अपना चुनाव से कोई खास नाता है नहीं, ना रहेगा। ये इसमें इस बीइंग, हाँ सही है ना। तो इसको देखो अपन चेंज करते हैं, अगर मान लो तो यहां मेन वर्ब के बाद में पूरा एक ही तो है ना, घायल आदमी, तो उसको हम शुरू में लाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, द वाउंडेड मैन। यहां आर था क्योंकि दे बहुवचन है, पर आदमी कितना है बच्चों, एक, तो आर नहीं इज, परिवार तो वही रहा भाई। मैंने यहां पर ऊपर बनाया था तो इजारएम का इजारएम, इजारएम का इजारएम रखा, आईएनजी है तो क्या जोड़ेंगे, बीइंग, और आगे क्या, हेल्प्ड। अब बाय देम लिखो या नहीं उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, वो कोई दिक्कत नहीं। कल ध्यान है, एक लास्ट में एक रूल भी लिखाया था कि दे वी वगैरह जो हैं इनको आप लिखो कि नहीं लिखो उससे कोई खास फर्क, अपना एक ही चीज सही होनी चाहिए, वो ये कि आर हेल्पिंग का इज बीइंग हेल्प्ड, ये सही होना चाहिए।
फिर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अपना मेन फोकस इसी पर ही है। ठीक है, चलो तो इसमें थोड़ा सा एक नई चीज और देख लेते हैं। लिखा आपने ये, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। देखो अभी तक आपने जो सेंटेंस कल भी 5-7 बनवाए, 2-3 अभी भी बनाए हैं, तो जितने भी सेंटेंस हैं इन सभी में ऑब्जेक्ट कितने थे? एक। किसकी मदद की? व्यक्ति की। क्या ले लिया? मतलब कोई बैग वगैरह। तो हमने जो कल आज जो 10-12 सेंटेंस बनाए हैं सभी में एक एक ऑब्जेक्ट थे। पर ज्यादातर आप वाले एग्जाम्स में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं जिनमें ऑब्जेक्ट कितने होते हैं? 2। तो वो भी मैं बता देता हूं। तो प्रैक्टिस तो सभी तरह की करेंगे। तो पहले आप जो है लैंग्वेज लिख लो एक सामान्य सी, फिर बात करेंगे आगे। हाँ जी लिख लो, है ना। तो बहुत सिंपल सादा लैंग्वेज में ही लिखवाऊंगा। बाई चांस अगर ऐसा कोई है कि जिसको इंग्लिश टू इंग्लिश लैंग्वेज भी चाहिए तो वो मैं अवेलेबल करा दूंगा, उनको कहीं दुखी नहीं होना है। पर हाँ, एग्जाम्पल तो सारे इंग्लिश में ही रहेंगे, तो अपन एग्जाम्पल की प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं यहाँ ना। लैंग्वेज की अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप या तो जगह छोड़ दिया करें, मैं बीच बीच में, पर क्या है कि हिंदी इंग्लिश मिक्स बोलते समय पूरी इंग्लिश में भी बोलना ज़्यादा संभव मेरे लिए नहीं हो पाता है। ठीक है, तो मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि सारे ही मीडियम वाले बच्चे हम साथ लेकर चल लें। ठीक है, फिर भी कोई ऐसा टर्म आ जाए जो आप नहीं समझ पाए तो मुझसे पूछ लिया करो। बाकी प्रैक्टिस तो सबकी सेम ही रहती है ना। तो आप लिखें इसमें, यदि किसी सेंटेंस में, नीचे एरो करके लिखना स्टार्ट करो। कल लिख लिया था हमने 1-2 पॉइंट इस वजह से, तो ये यहां तक कल के रिवीजन ही चल रहा था। यदि किसी सेंटेंस में, फिर ये बोर्ड पर से कुछ वर्ब लिखना, गिव, टीच, गिफ्ट, हैंड, ब्रिंग, प्रेजेंट। एक बार आप लिख लो, है ना। यदि किसी सेंटेंस में गिव, टीच, गिफ्ट, हैंड, ब्रिंग, प्रेजेंट, बाय, हाँ पहले तो इनके बारे में जिनको जानकारी नहीं है वो बता देता हूं, जिनको है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैंने कहा ना कि हर चीज का देखो, गिव का मतलब क्या हो गया बच्चों? देना। पिछली बार यही वर्ब आई थी आपके, तो ये तो फर्स्ट फॉर्म है देना। इसकी सेकंड और थर्ड भी तो पता होना चाहिए एक्टिव पैसिव के लिए। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? गेव। और थर्ड क्या होती है बच्चों? गिवन। ये ध्यान रखना। जिनको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, लिखते चलो भाई, अब सीखना है तो अब सीख लो। तो गिव मतलब देना, और सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? गेव। और थर्ड क्या हो जाती है? गिवन। टीच आप जानते ही हैं, सिखाना। तो टीच की सेकंड और थर्ड एक ही रहती है क्या? टॉट, टॉट। टीच की सेकंड और थर्ड एक ही रहती है। टीच यानी सिखाना या पढ़ाना, सेकंड और थर्ड इसकी सिमिलर है, टॉट, टॉट। गिफ्ट किसी को उपहार देना, जैसे गिफ्ट और ये प्रेजेंट तो एक ही चीज है, मतलब देना, मतलब हैंड भी यही हो गया, हैंड ओवर करना। हाथ वाला हैंड नहीं, देखिए हाथ तो नाउन हो गया, मैं बात कर रहा हूं वर्ब, हैंड ओवर किया, उसके हाथ में देना, तो वो एक ही बात है, देना, देना और देना मीनिंग सिमिलर है भाई। हैंडेड अ चेक, उसने उसको क्या दिया? एक चेक दिया। वैसे गिफ्ट, इसकी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या जुड़ के बनती है? ईडी, गिफ्टेड, गिफ्टेड। हैंड का मतलब भी देना, इसकी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या बनती है? ईडी, डी लगा के। और देखो बेटा, ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाना,
ब्रिंग यानी लाना, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रॉट, ब्रॉट, लाना, लाना। ब्रिंग मी अ बुक, मेरे लिए एक बुक लेकर आओ। प्रेजेंट, देना, गिफ्ट देना, उपहार देना, ईडी ईडी से बनेगा। और बाई, खरीदना, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या रहेगी? भाई आपको अब तक नहीं आती थी ये प्रॉब्लम नहीं है, पर अब अपने को जानकारी होनी चाहिए। और आज ही घर जाके एक बार ये जो 10-12 पेपर अभी साल 2 साल के जो हैं उनके एक्टिव पैसिव के सवाल देखना, आपको सच में लगेगा कि हाँ हम कुछ कर पाते हैं। अपने को ये नहीं है कि रटी हुई रहे कोई चीज, पर आप खुद जब तक नहीं देखेंगे कि यार पेपर में क्या आता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, तब तक सच में कभी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर बैठना हमारा जायज है कि नहीं। तो ये क्रियाओं की जानकारी क्यों दे रहा हूं वो भी बता देता हूं। तो इनकी सेकेंड थर्ड फॉर्म इसलिए बता दी कि क्योंकि इनके इनके सेंटेंस खूब सारे आए हुए भी हैं और करेंगे भी। हम्म तो मैं एक बार बोल देता हूं शुरू से जो मैं बोलना चाह रहा हूं, पहले लिख लेंगे और लिखने के बाद एक या दो एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, फिर आप खुद करना। आप पहले घुसते क्या है कि पूरी चीज देखते नहीं है, पहले ही कूद पड़ते हैं, फिर गलती हो जाती है तो लगता है यार ये तो खत्म है। खत्म कौन है, ये तो टाइम बताएगा। पर क्या है कि ज्यादा जल्दी नहीं सोचना चाहिए, समय देना चाहिए किसी चीज को। आपका मेमोरी लेवल जैसा है तो उसको उतना समय दें। आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो कोई बात नहीं, इसमें आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो आपको थोड़ी कम कोशिश करनी पड़ेगी। हाँ, तो मैं जो लैंग्वेज लिखवा रहा था वो लिखो कि यदि किसी सेंटेंस में ये वर्ब लिख लें के साथ में दो ऑब्जेक्ट्स लिखे हों, डबल ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स लिखे हों। हिंदी में एग्जांपल दे देता हूं मैं। डबल ऑब्जेक्ट्स कैसे? जैसे मेरे पिता ने मुझे एक घड़ी दी, तो क्या दिया? घड़ी, वॉच। किसे दिया? मुझे। कितने ऑब्जेक्ट हो गए? दो। तो इसमें वर्ब क्या दिया मैंने? दिया। तो ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें इनमें से तो वर्ब हो और ऑब्जेक्ट कितने हो? दो। जैसे पढ़ाना, मिस्टर राकेश हमें विज्ञान पढ़ाते हैं, तो दो ऑब्जेक्ट हो गए। क्या पढ़ाते हैं? विज्ञान। किसे? हमें। कितने ऑब्जेक्ट हो गए? दो। तो ये वाले मैं ये इस वजह से ही भी बताता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल आते रहते हैं इनके, है ना, तो अपने को तो हर तरीके से पढ़ना है उसको। तो मैं जो लिखवा रहा हूं पहले उसको आराम से लिख लीजिए कि यदि किसी सेंटेंस में, फिर ये लिख लिया, के साथ दो ऑब्जेक्ट्स लिखे हों तो उसके दो अलग अलग पैसिव बनाए जा सकते हैं। तो उसके दो अलग अलग पैसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं। मतलब दो पैसिव वॉइस पॉसिबल हैं अगर ऑब्जेक्ट्स दो हैं। जितने ऑब्जेक्ट्स उतने पैटर्न, तो उसके दो अलग अलग पैसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं। मतलब ये है कि अगर किसी सेंटेंस में सिंगल ऑब्जेक्ट है तो एक पैसिव वॉइस बनेगा, और दो ऑब्जेक्ट है तो कितने बनेंगे? दो पैसिव वॉइस बन जाएंगे। यही तो है। तो यहां तक तो कुछ भी ऐसा नहीं बताया जिसको याद करना हो। मैं बात करूंगा कब? अब ऑब्जेक्ट कितने दे रखे हो? जब दो। और ज्यादातर ऐसी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट में दो में क्या रहेगा? एक जिंदा और एक मुर्दा, मतलब एक सजीव और एक निर्जीव, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हर तरीके से बोलना जरूरी है। सजीव कैसे? जैसे मैंने कहा ना, मेरे पिता ने मुझे एक घड़ी दी, तो मुझे ये जिंदा है, और क्या? घड़ी एक निर्जीव। मतलब सजीव और निर्जीव डबल ऑब्जेक्ट होते हैं, ज्यादातर यही रहता है। तो आपको अलग से क्या करना है वो नीचे लिख लो, नीचे एरो करके अगली लाइन में। यदि इनका पैसिव वॉइस, यदि इनका पैसिव वॉइस, समझना कुछ भी नहीं, सिर्फ लिखना, समझाने के लिए बोर्ड है मैं समझाऊंगा। यदि इनका पैसिव वॉइस नॉन लिविंग, ब्रैकेट में लिख देना निर्जीव,
यदि इनका पैसिव वॉइस नॉन लिविंग निर्जीव ऑब्जेक्ट से बनाना हो, निर्जीव ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से बनाना हो तो ये लिख देना, तो प्रेपोजिशन टू या फोर लिखना नेसेसरी होता है, अनिवार्य होता है। तो प्रेपोजिशन टू या फोर लिखना अनिवार्य होता है, नेसेसरी होता है। ध्यान रहे, लिखते समय कुछ नहीं समझना है, पूरी एक एक चीज बोर्ड पे जब तक नहीं समझाऊं तब तक आप नहीं ध्यान दें, और जिनको आता उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रीपोजिशन टू या फोर लिखना जरूरी होता है। ये कब लिखना है बच्चों अपने को? जब किससे बनाएंगे? निर्जीव से, यानी सजीव से बनाएंगे तब कुछ भी नई दुकान करनी नहीं है। तो ये तो हो गई कहानी। अब इसका मेन सारांश, एक क्या कह सकते हैं सारांश बोले तो इसको समझाने, तो मैं एक सेंटेंस दूंगा जो हम सब मिलके पहले बोर्ड पे समझेंगे, फिर लिखेंगे, फिर अगला खुद बनाएंगे। तो एक सेंटेंस लिख देते हैं, ही, तो प्लीज इसको लिखना नहीं, समझना है बढ़िया से। ही गेव मी ए बुक, ये कोई एक सेंटेंस है भाई। उसने मुझे एक किताब दी, वर्ब तो क्या आ गया? ओ, उनमें से हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो दो ऑब्जेक्ट क्या है? किसे दी? मुझे, ये तो सजीव है। क्या दी? किताब, ये निर्जीव है। तो गड़बड़ कब है? जब निर्जीव से बनाएंगे तब है। पहले तो सजीव से बना लो। सजीव कौन है? मी। मी का क्या बनता? आई। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सेकंड फॉर्म होती है गेव। सेकंड फॉर्म का वाज या वर से बनता है और आई के साथ वाज आता है, तो आई वाज। थर्ड फॉर्म क्या है? क्या है थर्ड फॉर्म? गिवन। मी का क्या बनाया? ये पढ़ा है अपने, क्या पढ़ा रहे। और लास्ट में यहां पर भी लिख सकते हो और यहां पर भी लिख सकते हो बाई ही का, वो कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर ये बेहतर ऑप्शन है। बाकी इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप बाई हिम को वहां पटको कि यहां, बाकी ये बेहतर है। तो ये तो हमने किससे बनाया? आई, यानी सजीव से। सजीव से जब बनाया तो कोई नया जोड़ तोड़ नहीं किया। मैंने क्या किया? मी का आई बना दिया, सेकंड फॉर्म का वाज बना दिया, गिव ये गिवन हो गया, और ये यही था इसको यही पट कर दिया, और बाई ही का हिम किया। तो ये जो है वो सजीव से बनाया कि निर्जीव से? सजीव से बनाया तब कुछ भी करना नहीं, वही नियम। अब निर्जीव से, निर्जीव क्या है? एक किताब, यहां क्या लिखा? ए बुक, वही एक वचन वाज, थर्ड फॉर्म गिवन। यहां निर्जीव से बनाएंगे तो टू ही ज्यादातर आता। टू, मी का कुछ नहीं करना। मी का भाई, या तो मी का क्या बना लो? आई, एक से ही तो बनेगा, दूसरा तो यूं ही पड़ा रहेगा मी, और बाकी क्या था? बाई हिम। तो ये एक बार के लिए डरावना लगेगा, दूसरी बार ठीक ठाक, तीसरी बार खुद करने लगोगे। तो एक बार इसको लिखो, मैं फिर से समझाऊंगा, फिर एक और दूंगा। हाँ, वो बाद में लिखो, पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ज्यादातर इनमें क्या रहता है, वो साथ ही लिख देते हैं, उसको लास्ट में लिख देते हैं। मैं ये सब बता के आपको नियमों से डराना नहीं चाह रहा, लेकिन जैसे सवाल आते हैं मैं चाहता हूं कि कोई चीज रहे नहीं, बस ये है। नहीं तो अभी आसान आसान 20 सवाल एक एक सही करवा देता, झूठी मुस्कानों से लेके घूमते, फिर मतलब क्या है? क्योंकि जो टिपिकल चीजें वो पूछेंगे तो फिर घूम जाएंगे। तो डबल ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा ध्यान रखने का है। ये लिखकर अगला सेंटेंस में देता हूं आपसे, जैसा भी बने, गलत सलत कोई दिक्कत नहीं, उसमें बनाने में कोई हर्ज नहीं है। गलत सही जैसा भी हो तो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो ये द
मैनेजर हैज हैंडेड हिम आ, कुछ भी दे दिया, बॉक्स, इतना ही लिख दो, चाहे कुछ भी लिखा हुआ है कि मैनेजर ने उसे एक बॉक्स दिया। दो ऑब्जेक्ट है, हैंडेड यानी देना, हैज हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड फॉर्म हो गई। तो दो ऑब्जेक्ट, एक तो क्या है हिम, और क्या दिया बॉक्स। तो सजीव और निर्जीव दोनों हैं। तो आपसे जैसे भी बन पाते हैं, गलत सही कोई चिंता नहीं, आप बना कर देखो एक बार। तो दो पैसिव बन जाएंगे, एक तो हिम का किससे, ही से, और एक ए बॉक्स से। निर्जीव से बनाएंगे तब जरूर थोड़ा सा ध्यान रखें कि प्रीपोजिशन टू लगा देना है। बाकी सिर्फ वर्ब की लिस्ट भी अगर याद है तो अपना काम हो गया समझो लगभग। फिर भी ये टिपिकल इसलिए कि क्या पता कुछ सवाल थोड़े चेंज हो जाएं, तो इनको भी बताना जरूरी है। कोई चीज मुश्किल है तो उसको छोड़ना नहीं, वो मुश्किल इसलिए क्योंकि हमको आती नहीं और वही सीखना है। इधर आती हुई चीज को क्या ही सीखना। कभी कभी कुछ सब्जेक्ट पढ़ते बहुत अच्छा लगता है आपको क्योंकि वो आते हैं। जैसे जीके में कुछ चीज आप पढ़ते हो तो आपको वो आती इसलिए अच्छा लगता है, पर वो जो आपको अच्छा लगता है वो अच्छा है नहीं, क्योंकि वो तो आता है, उसका क्या ही पढ़ेंगे। नई चीज थोड़ी थोड़ी बुरी लगे उसको पढ़ो कि हाँ ये नहीं आता, इसको सीखो भाई। चाहे गलत बने तो भी गलत कितना, एक दो अक्षर गलत होता जाएगा, वहां तो ऑप्शन रहते हैं। खुद कुछ लिखना ही नहीं है, खुद लिखने का हो तो जरूर कुछ सोचा जाए। देखो, एक तो हिम का किससे बन जाएगा, ही से, और एक किससे बन जाएगा, ए बॉक्स। दो बन जाएंगे। अब जिससे बनाते हैं उसके अलावा वाला वैसे ही पड़ा रहेगा। जैसे हिम का क्या बना लिया ही, तो ए बॉक्स पड़ा रह जाएगा। ए बॉक्स से बनाएंगे तो हिम पड़ा रहेगा। अरे कुछ किसी ने तो गलती से थोड़ी बहुत कोशिश की होगी बनाने की। देखो, हैज, हैज एव का हैज एव रहेगा, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ही भी एक वचन है, हैज का क्या रख लिया, रख लिया। और ए बॉक्स भी एक वचन है, क्या रख लिया, हैज हैव हैड से जब पैसिव बनाते हैं तो क्या जोड़ते हैं, बीन। क्या जोड़ते हैं, तो ये क्या जोड़ा, बीन, बीन जोड़ लिया। थर्ड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म ही है, हैंडेड। क्या है, हैंडेड। दोनों में यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, यहां से ही गड़बड़ स्टार्ट होती है। पहला सजीव से बना रहे हैं ही से, तो क्या बच गया, बॉक्स। तो इसको यहीं पड़ा रहने दो, ए बॉक्स। और इसको किससे बना रहे हैं, बॉक्स से। कौन बच गया, हिम। तो निर्जीव से बनाएंगे तो यहां क्या जोड़ दो, टू। बाकी आगे क्या था, बस बाकी तो सेम है। दोनों में ही बाय द मैनेजर, बाय द मैनेजर, बाय द मैनेजर तो सेम ही है। क्या कोई ऐसा है कि जिसके सही हुए हैं, हाँ मतलब मुझे लगा कोई एक आध भी नहीं होगा। तो भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत चीज है ये, पर ये पढ़ना पड़ेगा, जाएंगे कहाँ, छोटी छोटी चीजों को तो सीखना पड़ेगा। वो कोई दिक्कत, जैसे आप ए बॉक्स को बाद में लिख देते हो तब भी कोई इतनी समस्या नहीं, पर अपन क्या करते हैं ज्यादातर इनमें साथ ही लिखना बेहतर मानते हैं, बस वही है। तो ये गलत हो गया हो तो कोई नहीं, अगला सेंटेंस कोशिश करो सही करने की, कभी ना कभी तो सही करेंगे ही करेंगे। जो खुद कर रहे हैं वही सही करेंगे, लेकिन जो इधर उधर दुकान चल रही है उनका कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे ही इज टीचिंग अस इंग्लिश। देखिए कोई बना पाता है तो कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। तो दो हैं,
वह हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो यहां अस यानी एक तो वी से बनेगा और एक इंग्लिश से बनेगा। आज ही है इसमें थोड़ा टेंशन वाला, कल ये पूरा हो जाएगा टॉपिक एक्टिव पैसिव। पर ये कि आज ढंग से इसको करेंगे तभी तो पूरा होगा। नाम घास थोड़ी काटना है, ऐसे ही हो गया पूरा। जितने सेंटेंस आप खुद बनाएंगे वही तैयारी है। भाई थोड़ी बहुत अगर कोई शब्दों की गलती है तो उसके लिए अब चिंता नहीं करो, वो चलता रहता है, वो तो सीखते समय एंड टाइम पर सब जगह होता ही रहेगा। पर इतना तो कम से कम एक ही चीज मैंने कही कि ये कुछ वर्ब जिनमें दो ऑब्जेक्ट रहते हैं, तो इनमें जब निर्जीव से बनाओगे यानी अंग्रेजी से बनाओगे तब थोड़ा सा टू जोड़ देना, और तो सेम ही है, कोई चीज नई नहीं है। यहां टीच की थर्ड फॉर्म बता रखी है मैंने, टॉट। इजारम का इजारम ही रहना है, और आईएनजी का क्या बनेगा, बीइंग। तो हाँ, तो इसका एक तो किससे बनेगा, अस का वी, और एक किससे बनेगा, किससे बन जाएगा, इंग्लिश। दो बनेंगे, दो ऑब्जेक्ट हैं इस वजह से। इजारम का क्या रहता है, इजारम। वी बहुवचन है इसलिए क्या आ गया, इंग्लिश एक वचन है इसलिए। ठीक। आईएनजी होता है तब क्या जोड़ते हैं, बीइंग। आईएनजी होता तब क्या जोड़ें, बीइंग। थर्ड फॉर्म क्या है, टॉट। क्या है, टॉट। थर्ड फॉर्म हो गई टॉट। अब जो निर्जीव से बनेगा उसमें टू जोड़ दो, बाकी को मरने दो। निर्जीव कौन है, इंग्लिश, इसमें आगे क्या जोड़ दो, टू, बस। भाई ये वी से बन रहा है तो इधर कौन बचा, इंग्लिश, और ये इंग्लिश से बन रहा है तो कौन बच गया, बाकी लास्ट में दोनों में ही सेम है। बाई ही का हिम, बाई ही का, किसी के सही हुए हैं क्या ये एक आध, तो देखो हाथों की संख्या बढ़ जाती है, पर वो कब बढ़ती है, जब हम खुद कुछ करें। इसको छोड़कर भी आगे बढ़ा जा सकता था कि नहीं यार बच्चों को आएगा नहीं, बच्चों को लगेगा कि कठिन पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना मेरा जो है वो अपने तरीके से है, जैसे 8वीं 10वीं 12वीं के बच्चे पढ़ते हैं, तरीके से कोई बात नहीं। तो इस बार सही कर सकते हो, बढ़िया। नहीं तो एक सवाल और देख लेते हैं, भाई प्रैक्टिस तो सारी हो ही रही है, नहीं तो भी चलो। तो एक सवाल और, जितने खुद अपने हाथों से करेंगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। ज्यादातर ये गेव वगैरह का ही आता है। तो माई फादर gave him a watch। ये बनाओ, देखिए दो इसके बनते हैं कि नहीं आपसे। एक तो हिम का ही से बन जाएगा और एक घड़ी से बन जाएगा। गेव सेकंड फॉर्म है तो वाजवर से, जैसा भी बन पाता है, पर प्लीज कोशिश करो भाई, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं बनाएंगे तो भी मेरा तो क्या ही जा रहा है, पर यह है कि कोशिशों के लिए बार बार मौके नहीं मिलते हैं। फिर नौकरी नहीं लगी तो 5-7 साल में सब कुछ खत्म हो जाएगा, जीवन भर एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे कि इतने वर्षों का पढ़ने का मतलब कुछ नहीं निकला। तो इसलिए ज्यादा बेहतर है कि क्लास में बैठ के चीजों को खुद किया जाए। नहीं आती है इसी वजह से तो मेहनत कर रहे हैं। भाई मैं 8वीं 10वीं 11वीं के बच्चों को तो ये सिखा पाता हूं, अब आपका लेवल अगर उनसे भी डाउन है तो मेहनत करो यार, उसमें क्या बुराई है। दोनों के दो बनाओ, गलत बनेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं।
गेव सेकंड फॉर्म है गिव की, और मैं बता चुका हूं कि सेकंड फॉर्म का वाज या वर से ही बनता है। इसके अलावा थर्ड फॉर्म होती है गिवन। बस एक ही तो चीज बदली मैंने कि जब निर्जीव से नॉन लिविंग से बनाएंगे तो टू जोड़ दिया करो, बात खत्म। घबराने जैसा कुछ नहीं है, पर घबराहट के चक्कर में रूल नहीं छोड़ सकते, जो पढ़ना है वो पढ़ना ही पड़ेगा। तो जो कोशिश कर रहे हैं खुद वो ध्यान देना, भले ही एक एक शब्द गलत हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बनाएंगे खुद ही। इस बीइंग कैसे आया, गेव सेकंड फॉर्म वाज वर, बाकी हाँ बाकी सही है, हाँ वो कोई नहीं। तो यहां दो ऑब्जेक्ट हैं, तो एक तो किससे बन जाएगा, ही से, और एक किससे बन जाएगा, ए वॉच। सेकंड फॉर्म का वाज या वर दोनों ही एक वचन है, दोनों में ही क्या लिखा, वाज, दोनों में ही थर्ड फॉर्म गिवन। अब जो सजीव से बन रहा उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, जो निर्जीव से बन रहा उसमें टू जोड़ के क्या, हिम, और बाकी तो बाई माई फादर, इसमें तो अलग कुछ है ही नहीं। ठीक ठाक हुआ क्या। तो भाई अपने को एक ही चीज देखनी है कि जब नॉन लिविंग निर्जीव से बनाते हैं तो आगे क्या जोड़ दो, टू, और तो वही चीजें हैं सारी जो अब तक बताते हैं, कोई नया मामला नहीं है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना कि जब दो, हालांकि ऐसा ऐसा एक दो बार ही पूछा हुआ, लेकिन वही बात है कि एक दो बार पूछा हुआ तो क्या फिर नहीं पूछ सकते क्या, तो वो तो पूछी जा सकती है चीजें, पर कम से कम कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसको ये नहीं पता चल रहा कि गेव का वाज गिवन क्यों किया। इतना तो पता चला, मतलब इतना तो पता लगना ही चाहिए, नहीं तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। लिख लिया क्या, एक सेंटेंस और ऐसा, वाह, देखो ऐसा है कि खुद करेंगे तो ठीक है। रोहित हैज गिफ्टेड देम अ न्यू कार। ये कोई सेंटेंस है, तो गिफ्टेड का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हैज है वह तो हैज है का हैज है रहेगा। एक तो किसे दी और एक क्या दिया, दो हैं, दो बनेंगे। सिर्फ निर्जीव से बनाएंगे तो टू लिख देना, बाकी कुछ चेंज नहीं है। रोहित हैज गिफ्टेड देम अ न्यू कार। ये थोड़ा टिपिकल है, इसके बाद फिर से वही आसान आसान ही, फिर कोई नई चीज नहीं आएगी, ज्यादा बेसिक चीजें ही हैं। आराम से देख देख के करें। कल और आज वर्ब को मैंने दोनों टाइम बताया है, कोई साथी कल नहीं आया हो तो लिख लेना, कोशिश करना समझने की, नहीं तो मुझसे पूछ लेना। भाई अपने सपने पूरे करने का तो यही रास्ता मुझे लगा कि भाई अपना काम आप आते हो तो बढ़िया से पढ़ लेना चाहिए, और नहीं भी पढ़ेंगे तो होगा कुछ भी नहीं, पर यह है कि कल को इन चीज़ों के बारे में फिर वापस सोचेंगे तो आपको समय नहीं मिलेगा, सोच ही पाएंगे सिर्फ। देखो इसका बनाने की कोशिश करते हैं फिर से। दैम का तो क्या बनेगा, दे, और एक नई गाड़ी एक नई गाड़ी, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं हो गया, दो ही बनेंगे। है जैव का है जैव ही रहता है, दे बहुवचन है इसलिए क्या लिखा,
कार एक है इसलिए क्या लिखा, हैज है, उसे बनाते हैं तो क्या जोड़ेंगे, बीन। फिर थर्ड फॉर्म क्या है, गिफ्टेड। यहां तक तो सेम ही है। निर्जीव कौन सा है, न्यू कार, तो यहां इसमें क्या जोड़ दो, बाकी तो सेम है। दे से बनाया तो ए न्यू कार लिख दो इधर, और ए न्यू कार से लगाया तो देम यहां लिख दो, और आगे दोनों में ही सेम क्या है, बाई रोहित। ठीक हुआ क्या भाई? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रॉपर एक एक शब्द वैसा हो, पर आधे आधा तो कम से कम हम कर रहे हैं कि चलो भाई हम करने की कोशिश करते हैं तब हो पाता है, तो ये जरूरी है। और कुछ ये ऐसा है कि अभी तो खुद बना रहे हैं, एग्जाम में ऑप्शन रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहां तो देखना है, और वहां तो गलती यही पकड़ में आ जाएगी। दो तीन ऑप्शन में तो हैज बीन देगा ही नहीं, तो वही कट गए, तो वहां इतनी दिक्कतें नहीं आती है। पर यहां जो दिक्कतें लेनी चाहिए वो लेने में कोई बुराई नहीं है। तो चलते हैं आगे कुछ और। तो प्रैक्टिस तो सारी मैं यहां करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बस ये रहेगा एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि यहां जो सेंटेंस करते हो घर जाके एक बार दोबारा देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। चलो इसी में ही आगे एरो करके लिखना भाई। बाकी आपके जो 5 पेपर है मेरे पास अभी भी पीडीएफ पड़ी, अभी आपको ऑप्शन से ही बता दूंगा, बिना पूरा देखे सेंटेंस सिर्फ एक शब्द के ऊपर ही उत्तर मिल जाता है। मतलब जैसे अभी आपने ये किया है ना, तो ये आपके पेपर देखो, आपको सवाल बताता हूं कि पेपर किस तरीके से आते हैं। एक मिनट, ये सवाल मैं बोलता हूं, देखो ऑप्शन भी देखेंगे। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है आपके, ठीक है ना, कि ही गेव ओवर, मतलब इसमें एक वर्ब लिखिए क्या, गेव, ये लिखा हुआ है। गेव वर्ब की कौन सी फॉर्म है, यानी वही उत्तर देखना जिसमें क्या हो, वाज वर और गिवन। अब इसमें ऑप्शन कितने देते हैं आपके, 4। पहला ऑप्शन है इज गिवन, होगा क्या, दूसरा है गिव्स, तीसरा हैज गिवन, चौथे में वाज गिवन। तो बाकी सेंटेंस देखने का कोई मतलब नहीं बनता, तो हो गया उत्तर अपना। तो ये आपके पेपर कहीं ऐसा तो है नहीं कि मैं घर से, आपके फर्स्ट ग्रेड के पेपर हैं, पर वो क्या होता है कि वहां ज्यादा हम लोग टेंशन में रहते हैं तो उधर इधर घुस जाते हैं, आपको इधर तो नहीं घुसना है। और भी क्वेश्चन बता दूंगा मैं सारे, यही क्लास में करा देंगे, मैं कोई ये नहीं कहता हूं कि भाई, पर कम से कम ये रहे कि अपने बेसिक चीज तो सीखे हम। गेव का ये तो सीख गए कि वाज वर गिवन तो ढूंढो, मतलब ऑप्शन क्या पढ़ रहा है कि यार इसमें तो देम है, अरे पागल इसमें इज आ रहा, छोड़ इसको। भाई गेव का वही ऑप्शन होगा जिसमें क्या होगा, वाज वर, और बाकी के ऑप्शन में क्या ही घुसना, यही उत्तर हो जाएगा। पर मैं तो बाकी के सवाल भी इसलिए करा देता हूं कि कई बार पेपर बनाने वाला अगर मेरे जैसे कोई भोला हुआ तो चारों में ही वाज गिवन देगा, इधर उधर एक शब्द चेंज कर देगा। मैं उसका भी उदाहरण अभी आपको दूंगा। मैं एक क्वेश्चन आपके थोड़ा ऐसा भी आया हुआ कि जिसमें सब सेम है, सिर्फ एक शब्द अलग है 4 ऑप्शन में, वो भी अभी बताता हूं मैं आपको। तो ऐसा है कि वो सारे काम मेरे ही हैं, पर देखो मैं आपसे अभी भी एक ही बात कहूंगा, जितना पढ़ाऊंगा पूरी ईमानदारी से, अपने काम में बेईमानी नहीं करूंगा। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपना ईमान कितना रखते हो कि नहीं रखते हो। एरो करके लिखो आप इसमें ना, लिखेंगे कि भाई एक शब्द से भी कितना फर्क पड़ जाता है, लिखें इसमें। तो हम लोग देखो यहां देख रहे हैं कि मेन वर्ब के साथ में अपने को क्या लिखना होता है, बाई। ठीक है, यही देखा हमने अभी तक। फिर इसमें लिखो एक छोटी सी लैंग्वेज, यदि किसी सेंटेंस में, आराम से लिख लो इसको, मैं कई बार बोलूंगा, धीरे धीरे बढ़िया समझते हो चलेंगे। यदि किसी सेंटेंस में पहले से ही, ऑलरेडी पहले से ही, यदि किसी सेंटेंस में पहले से ही कोई प्रेपोजिशन, यदि किसी सेंटेंस में पहले से ऑलरेडी प्रीपोजिशन गिवन हो, दिया हो, वापस, यदि किसी सेंटेंस में पहले से ही कोई प्रीपोजिशन दिया हो तो पैसिव बनाते समय
तो पैसिव बनाते समय उसे लिखना जरूरी होता है। मतलब अगर एक्टिव में कोई प्रीपोजिशन है तो पैसिव में वैसा का वैसा ही चिपका रहेगा, वो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो पैसिव बनाते समय उसे लिखना अनिवार्य होता है। मैं भी समझा दूंगा क्या है ये मामला, लिखने से नहीं समझ में आएगा। लिखना तो सिर्फ ये है कि कभी बाद में रिपीट करें तो थोड़ा ध्यान रहेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने लिखा कि ही इज, तो ये जब मैं समझाऊं तो प्लीज 5 मिनट ईमानदारी से देख लेना, फिर गलत नहीं होंगे। तो लिखने का समय खूब रहेगा। ही इज लाफिंग एट मी, ये कोई वाक्य है, ठीक है। ये इसका मुझे क्या बनाना है, पैसिव। तो यहां ऑब्जेक्ट एक ही है, वह मेरे पर हंस रहा है, तो मी को क्या बना दिया, ये तो सामान्य, ये ज्यादा मत सोचो इधर। मी का आई, इज आर एम का क्या बनाते, इज आर एम, तो आई के साथ क्या लिखा, आई एन जी, क्या लगाया, बीइंग। लाफ की ईडी, लाफ्ड। अब सुनो, यहां पहले से क्या लिखा हुआ है, इसको मत छेड़ो, इसको ऐसे के ऐसे पड़े रहने दो। फिर अपन घर से क्या जोड़ेंगे, और ही का, समझे मेरी बात को, कि अगर पहले से ऑलरेडी कोई वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन है, उसको चिपका रहने दो, उसको मत छेड़ो, अपनी दुकान उसके बाद लाओ। तो यहां क्या लिखा, एट बाय हिम। इसको एक, इसी का एक सवाल आपके पिछले एग्जाम में था, अप्रूव्ड ऑफ दिया हुआ था। 3 ऑप्शन में वो ऑफ नहीं बाई बाई था, एक में ऑफ और बाई दोनों थे। तो बच्चे वहां भी सर ये तो यही तो सही होगा, अरे मैंने उनको लगा कि 2 साथ, क्योंकि आप तो बहुत भोले हो, तो वहां ये देखते हो कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, तो वहां आपको अच्छा नहीं लगता तो वो सही नहीं है, तो वहां देख रहा कि नहीं यार, बोलते हैं 2 बार अप्रूव्ड ऑफ बाय हिम, नहीं यार 2 नहीं होंगे, बाई लगा देते हैं, ऑफ का क्या करना। तो ऐसे वो सोच लेते हैं वहां, और आप तो जानते हो आपकी सोच कितनी अच्छी है। इसको लिखो, मैं सवाल देता हूं कुछ और करने को। तो जब भी कोई प्रीपोजिशन ऑलरेडी है तो उसको नहीं छेड़ना। तो पहले तो 1-2 प्रैक्टिस के लिए, फिर वो सवाल जो आपके एग्जाम में आया वो दे देते हैं। कोई भी प्रीपोजिशन पहले से उसको नहीं छेड़ना है। माई ब्रदर लुक्स आफ्टर हिम, मेरा जो भाई है वो उसका ख्याल रखता है। तो ये कोई सेंटेंस है, मैं थोड़ी हेल्प भी कर देता हूं। लुक्स, एस लिखा हुआ है, सुनना बच्चों, एस या एस हो तो याद करो, कुछ समय पहले अपनी डिस्कशन हुई थी ना कि एस या एस हो तो किससे बनेगा, तो ये जरूर याद रखना, बनाओ इसका। वैसे लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, ख्याल रखना। तो माई ब्रदर लुक्स आफ्टर हिम, मेरा भाई उसका ध्यान रखता है, तो इसका पैसिव बनाना है। सिंपल ही है, इसमें तो कोई नया नियम नहीं है भाई। तो इसका कोशिश कर लो जैसा भी आपसे बन पाता हो। लुक की थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से ही बन जाएगी, तो वो तो कोई इश्यू है ही नहीं। और ऐसी आई ए से तो इजारिम से बनाना है, तो इसको बनाते हैं। देखो मेन वर्ब ये पूरी शामिल हो जाएगी, हिम, तो हिम का क्या लिखा, ही, ऐसी आई एस इजारिम, ही के साथ क्या आएगा, थर्ड फॉर्म बोलो, लुक्ड, जो चिपका हुआ चिपकाए रहने दो बेचारे को, लुक्ड आफ्टर बाई
माई ब्रदर। ठीक है, तो ये जरूर जान। एक और कर लेते हैं, फिर वो परीक्षा वाला सवाल भी कर लेना। ही इज लुकिंग फॉर अ बुक। वह एक किताब सर्च कर रहा है। ए बुक एट दिस टाइम। तो ये जो लास्ट में मैंने एट दिस टाइम लिखा है, तो डराने के लिए ही है कि वो काम कब कर रहा है, अभी। और कब, कहां और कैसे वालों को छेड़ना ही नहीं, लास्ट में पढ़े रहने दो उनको, उनको गिनो ही मत उनको सेंटेंस में। सेंटेंस इतना ही है, ही इज लुकिंग फॉर अ बुक, वह एक किताब ढूंढ रहा है। ये कब, कहां, कैसे जो भी होते हैं ना, इन पे रुचि नहीं लेते हैं, इनका एक्टिव पैसिव से कोई मतलब नहीं है, पड़े रहेंगे ये ऐसे कैसे ही। भाई इजारएम का तो इजारएम रहेगा, आईएनजी का बीइंग, और थर्ड फॉर्म इसमें वही लुक्ड। तो इसका देखो हम बनाएंगे तो किससे बनेगा? ए बुक, इजारएम का, आईएनजी का, बीइंग, थर्ड फॉर्म, आगे फोर को पढ़े रहने दो, लुक्ड फॉर, बाई। अब ये एट दिस टाइम को यहीं पर, इस पे ध्यान देना नहीं है। किसी का सही हुआ है क्या? तो ये जो थोड़े थोड़े जिनके गलत हो रहे हैं, तो वो थोड़ा ध्यान दो भाई। चलो, ही गेव अप स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग करना छोड़ दिया। तो ही गेव अप स्मोकिंग, यहां गेव वही सेकंड फॉर्म वाजवर से बनेगा। देखिए किसी का सही निकले। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? स्मोकिंग। गेव सेकंड फॉर्म है तो वाजवर, ये गेव के सबसे ज्यादा आते हैं एक्टिव पैसिव, तो स्मोकिंग से बन जाएगा। और ये एक वचन ही होती है आदतें, ड्राइविंग, स्मोकिंग, स्विमिंग, डांसिंग, सिंगुलर ही मानी जाएगी। और थर्ड फॉर्म गिवन बता रखा है मैंने। इतने सेंटेंस में अगर एक आधा भी ठीक है तो फिर ठीक है, सुधार हो जाएगा, चिंता नहीं करें। वहां ऑप्शन रहते हैं अपने पास, तो ऑप्शंस में ढूंढना तो बहुत आसान है, पर खुद बनाना बहुत टिपिकल है। हम वही कर रहे हैं ताकि भाई ऑप्शन देख के फिर दिक्कत नहीं हो इतनी। तो इसमें हाँ किससे बनेगा? यहां लिखा स्मोकिंग, वाज वर्ब में से वाज, थर्ड फॉर्म गिवन अप बाई। किस किस का सही हुआ ये देखें। अरे वाह, काफी सुधार है। अब वो परीक्षा वाला सवाल जो आपके एग्जाम में है वो भी पूरा लिख देते हैं, उसको भी कर लो। मैं ऑप्शन भी बताऊंगा पर ऑप्शन बाद में, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। एज इट इज, जैसा का जैसा एग्जाम में है मैं वैसा का वैसा। ऑल हिज रिलेटिव्स, ये तो एक चीज हो गई। सब्जेक्ट सारे उसके रिश्तेदार। अप्रूव्ड ऑफ हिज डिसीजन, उसके सारे रिश्तेदारों ने उसके डिसीजन को सहमति दे दी। ये एक वाक्य है। अपना सब्जेक्ट कौन है? ऑल हिज रिलेटिव्स। अप्रूव्ड क्योंकि सेकंड और थर्ड फॉर्म है, यहां कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड। थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आती ही नहीं है। आगे ये चिपकाया हुआ है, ऑब्जेक्ट क्या है? हिज डिसीजन। हालांकि खुद बनाना ही मुश्किल, ऑप्शन देखोगे तब तो कुछ भी नहीं है इसका आंसर।
तो 1 सेकंड का ही काम है, पर पूरा बना लो तो बहुत बढ़िया बात है। कम से कम वर्ब वाली लिस्ट तो रट लेना, ज्यादा नियम में नहीं घुसो तो कोई नहीं, पर वो तो कर लेना कम से कम। और भाई कल नहीं आए तो उसमें मेरा दोष भी इतना नहीं है जितना आप समझ रहे होंगे, क्योंकि कल मैंने बहुत मेहनत की है इस चीज को समझाने के लिए, बेसिक चीजें, तो कल वालों को थोड़ा आसान लगेगा। और जो नहीं आए तो देखो, ये कोई ऐसी तो स्थिति है ही नहीं कि पकड़ पकड़ के मैं कहूं कि आओ भाई आओ पढ़ो, मेरे तो क्या ही जा रहा, मत आओ। पर मेरा यही है कि देखो, अगर आप कोई सपना देखते हो तो उसके लिए या तो जी जान से मेहनत करो और या फिर छोड़ो। अधूरा काम कहीं भी किसी के लायक नहीं छोड़ने वाला। तो सिर्फ वर्ब सही होगी तो भी अपनी व्यवस्था करेक्ट है एकदम। देखो इसमें इसका अर्थ, उसके रिश्तेदारों ने सहमति दे दी उसके निर्णय पर, बात खत्म। तो ऑब्जेक्ट क्या है? उसका निर्णय, हिज डिसीजन। सेकंड फॉर्म में वाज, थर्ड फॉर्म यही रहती है, अप्रूव्ड ऑफ बाय ऑल हिज रिलेटिव्स। अब इसके ऑप्शन सुनना, देखो इसके ऑप्शन बताता हूं मैं आपको। ये पहला था हिज डिसीजन इज अप्रूव्ड, तो इस तो चांस है ही नहीं। दूसरा इज बीइंग, ये भी नहीं है। दो में था वाज अप्रूव्ड बस। अब उनमें गड़बड़ क्या था, एक में ऑफ खा गया और एक में लिख दिया। तो ऑफ था तो ऑफ रहेगा, खाना नहीं है, तो ये उत्तर सही हो गया। तो ये जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर चीज को रटो, पर ऐसा है कि कम से कम इतना तो करो कि यार ऑप्शन देख के ही काम चला लो। भाई इसमें कोई नया नियम नहीं, बस ये कहा कि पहले से कोई प्रीपोजिशन है तो उसको छेड़ना नहीं, वो रहने दो उसको साथ में। तो आपके कम से कम अगर इतना भी सही हो रहा है तो ये बहुत, मतलब 50% तो यही हो एक्टिव पैसिव में ना, बाकी तो चलो आगे की बात है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे ना, ज्यादा पढ़ लेंगे तो फिर कल क्या करूंगा मैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलते हैं। लिखो इसमें, यदि कोई सेंटेंस, लिखे बेटा, यदि कोई सेंटेंस, यदि कोई वाक्य जिसको शॉर्ट में लिखना वो सिर्फ यही लिख लो, यदि कोई सेंटेंस, ये लिख लेना, इट इज टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि कोई सेंटेंस इट इज टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल ही है अब तो सारे, ये टिपिकल जो थे वो यही थे, अब तो आसान है, सादा वाक्य ही रहेंगे। तो यदि कोई सेंटेंस इट इज टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से लिखा हो, से लिखा हो, मतलब इस पैटर्न में लिखा हो, तो उसका पैसिव वॉइस से लिखा हो, तो उसका पैसिव वॉइस तो उसका पैसिव वॉइस इट इज टाइम फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी थर्ड फॉर्म से बनता है। तो उसका पैसिव वॉइस ये लिख लो, इट इज टाइम फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है।
ये तो सिंपल है, एक वाक्य करेंगे तो ध्यान आ जाएगा। एक सेंटेंस बना के समझा दूंगा तो लगभग समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर 2-3 सेंटेंस आप भी बना लेना। मतलब अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो उसका पैसिव इस तरीके से बनाना है। एक एग्जांपल आप अगर थोड़ा टाइम हो तो ढंग से समझना, अगला खुद बना लेना। मैंने लिखा इट इज टाइम टू टेक टी। ये कोई सेंटेंस है तो तुक्का मारने वाले कोशिश कर लो, और नहीं तो मैं समझाऊंगा ही। ये सेंटेंस है, पैटर्न ऊपर बताया हुआ, क्या कोई बना सकता है तो कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। गलत होगा तो भी कॉपी आपकी। तो देखो भाई, इट इज टाइम तो लिखना ही है। ध्यान से सुनना बच्चों, इट इज टाइम, आगे क्या, फॉर। टू फर्स्ट फॉर्म को हटाओ, ऑब्जेक्ट क्या था, टी, और टू टेक का टू बी टेकन। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा इट इज टाइम टू वाले का। तो ये तो लिख लो, और 2 सेंटेंस दे रहा हूं वो खुद बनाने, कोई छेड़छाड़ नहीं, खुद अपने हिसाब से बनाओ। देखें, इट इज टाइम टू गेट सिलेक्शन, ये आपके लिए है। गेट की सेकंड और थर्ड फॉर्म गॉट भी लिख देते हैं और गॉटन भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये बना लो और एक और लिख लेते हैं, इट इज टाइम टू हेल्प द पुअर। हेल्प की हेल्प हो जाती है, तो ऊपर वाला ढंग से देखकर समझने की कोशिश करके, और दोनों बनाओ नीचे वाले। इट इज टाइम तो आएगा ही आएगा, 4 लगा के ऑब्जेक्ट लिख दो, और टू फर्स्ट फॉर्म का टू भी थर्ड फॉर्म करना है बस। इट इज टाइम 4 से बनता है इनका, फिर ऑब्जेक्ट लगाओ, और फिर टू फर्स्ट फॉर्म का टू भी थर्ड फॉर्म बना दो। कोशिश करो, गलत सलत कोई दिक्कत नहीं है, होते रहेंगे ये धीरे धीरे, पर खुद कुछ करेंगे तभी तो होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एग्जाम हॉल में जाकर आंख बंद करके बैठ जाएंगे और ये सोचेंगे कि अपने आप ही हो जाएगा। अपने आप मृत्यु होती है और कुछ नहीं होता है, वो हो जाएगी, आप चिंता मत करो। कहीं उसके लिए वेट कर रहे हैं। तो एक बनाया क्या ऊपर वाला, देखते हैं किसी का सही निकलता है क्या। पहला एक किसी ने टूटा फूटा भी बनाया है तो कोई नहीं। इट इज टाइम फॉर, पहले क्या लिख दो, सिलेक्शन, और टू गेट का टू बी गॉट। ठीक है क्या। तो ये छोटा सा ही पैटर्न है। आगे ये इसमें अगर आपने बनाया हो तो मिला लो, नहीं बनाया तो बैठे रहे आराम से। इट इज टाइम फॉर, वो ले आओ इधर, द पुअर टू बी हेल्प्ड। ठीक है। ये भाई अपने को क्या करना होता है कि अगर टू फर्स्ट फॉर्म है तो टू बी थर्ड फॉर्म करना है। बहुत है आज के लिए इतना, कल अपन इसको लगभग पूरा कर देंगे, कोई रह जाए थोड़ा सा वो अलग बात है। चलिए, तो घर पे जाके एक बार इनको थोड़ा देखना। भाई पढ़ना है तो देखना पड़ेगा, मैं ये तो है नहीं कि कोई मशीन फिट कर दूं जो खुद ही हो जाएगा, वो तो देखो पॉसिबल नहीं है कभी भी। हाँ,